अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। केसीआर की हुक्मरानी फलाह बहबूद का सुनहरी दौर, सोनिया गांधी ने तेलंगाना के नाम पर दिया धोखा। केसीआर इंतकामी सियासत करते तो रेवंत रेड्डी को होती जेल। वजीर केटीआर का सहाफत से मुलाकात प्रोग्राम से खिताब। झूठ का दूसरा नाम कांग्रेस, वोट देना तबाही को दावत देने के बराबर। आदिलाबाद के ओन टूर में वजीर हरीश राव का इंतखाबी जलसे से खिताब। चिरला बरली और नागारा में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इंतखाबी मुहिम में लिया हिस्सा। वजीर मल्ला रेड्डी ने भी की शिरकत। यूथ कांग्रेस कायदीन की बीआरएस में करवाई शमूलियत। तेलंगाना कांग्रेस अखिलती चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल ने पार्टी से दे दिया इस्तीफा। कहा, कांग्रेस पार्टी आरएसएस के हाथों की है कठपुतली। हुकूमत नए शोबों को फरोग देकर रिवायती शोबों को कर रही है मजबूत। मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के तहत तकर्रुरनामों की हाल की तकरीब से वजीर आजम का खिताब। अमेरिकी सदर बाइडेन की चीनी वजीर खारिजा से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद खराब होने से रोकना और ताल्लुकात को मजीद फरोग मकसद। और अब खबरों की तफसील। वजीर केटीआर ने कहा कि 9.5 सालों में वजीर आला केसीआर की हुक्मरानी की वजह तेलंगाना हिंदुस्तान के लिए एक मरकज तवज्जो बन गया है। वजीर केटीआर ने हैदराबाद के बशीरबाग प्रेस क्लब में मुनक़्क़दा मीट दी प्रेस में मीडिया के नुमाइंदों से तबादले ख्याल के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 2014 में तेलंगाना की फी कस आमदनी 14 लाख रुपए थी, जो अब बढ़कर 3,17,000 रुपए हो गई है। केटीआर ने कहा कि वजीर आला केसीआर की हुक्मरानी फलाह बहबूद का सुनहरी दौर है। उन्होंने कहा कि कर्जे लिए गए फंड्स को वसाइल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पावर सेक्टर में इस्लाहात के लिए कर्जे लाए गए। मुल्क में ग्रीन कवर में 7.7% इजाफा हैरत अंगेज है। उन्होंने कहा कि IT की बरामदात में 400% इजाफा हुआ है और हैदराबाद ने बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया है। साथ ही उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना मुल्क में अनाज की पैदावार में सरे फहरिस्त है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने अलहदा रियासत के नाम पर धोखा दिया, जिसके नतीजे में तहरीक के सैकड़ों जहदकारों को जान की कुर्बानी देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को कांग्रेस के गुनाह की वजह से 58 साल तक नुकसान उठाना पड़ा। केटीआर ने कहा कि 9.5 सालों में 1,32,000 मुलाजिमतें फराहम की गई हैं और मजीद 90,000 मुलाजिमतें मुख्तलिफ मराहल में हैं। उन्होंने कहा कि अब 33 अजला में मेडिकल कॉलेजेस कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पालामुरू जो कभी हिजरत के लिए मशहूर था, अब आपाशी के लिए मशहूर बन गया है। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने मुश्तरका नलगुंडा जिले में फ्लोरेसिस का खात्मा किया है। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी पर तनकीद की कि उनके पास तरक्की का विजन नहीं है। उनका कहना था कि जो कुछ वादा किया वो पूरा करते हुए तीसरी बार इलेक्शन में जा रहे हैं। उन्होंने मोदी की तरफ से सालाना 2 करोड़ नौकरियों और 15 लाख रुपए गरीबों के खाते में डालने का वादा करने पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने इन इल्जामात की तरदीद की कि वजीर आला केसीआर इंतकामी सियासत कर रहे हैं। कांग्रेस के इस इल्जाम को मुस्तरद करते हुए केटीआर ने कहा, वजीर आला केसीआर अगर इंतकाम की सियासत करते तो रेवंत रेड्डी जेल में होते। तक सालीना बजट था माइनॉरिटी वेलफेयर का 300 करोड़। आज तेलंगाना का बजट है सालीना 2,200 करोड़, मतलब करीब करीब 7 गुना ज्यादा। कहने का ये मतलब है, और इसमें से सबसे अहम बात यह है, माफी चाहता हूं, लास्ट बजट था 2200, एवरेज अगर ले लेंगे आप सालीना 1,000 करोड़। तो इसमें अगर आप तुलना करेंगे, कंपैरिजन अगर करेंगे, फर्क महसूस करना है आपको। मैं आपको एक चीज बताता हूं, 1,000 करोड़ जो खर्च किया जाता है माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए, उसमें 700 करोड़ खर्च होता है बच्चों पे और तालीम पे। आज टिमरिस के जो स्कूल है, इससे पहले 12 स्कूल थे, हमारे गवर्नमेंट बनने से पहले 12 स्कूल थे माइनॉरिटीज रेजिडेंशियल स्कूल, आज 204 है। हमारे गवर्नमेंट बनने से पहले जूनियर कॉलेज बहुत कम थे उर्दू मीडियम के, आज 204 है। हमारे गवर्नमेंट बनने से पहले 5,000 बच्चे पढ़ते थे रेजिडेंशियल स्कूल्स में, आज पढ़ते हैं करीब करीब 1 लाख, जिसमें से आधे बच्चियां हैं। तो हम जो खर्च कर रहे हैं माइनॉरिटी वेलफेयर, वो छोटा रकम नहीं है। पहली बात,
और दूसरी बात और सबसे अहम बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 700 करोड़ खर्च होता है बच्चों की तालीम पे। क्यों दे रहे हैं इतनी बड़ी रकम? क्योंकि हम ये मानते हैं कि गवर्नमेंट का काम है नेक्स्ट जनरेशन को मजबूत करना, नेक्स्ट इलेक्शन के लिए देखभाल नहीं। तो इसीलिए हम इतनी बड़ी रकम दे रहे हैं। और दूसरी बात, आज तेलंगाना एक ही ऐसी रियासत है जहां पे आपको अगर विदेश भी जाना है, बाहर जाना है, पढ़ाई करना है, तो 20 लाख तक का स्कॉलरशिप 3000 माइनॉरिटी बच्चों को दिया गया। 3000, 20-20 लाख का रकम मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम पे ओवरसीज स्कॉलरशिप है। एक ही ऐसी राज्य है। हाँ, कमियां होंगी, हम जरूर उसका भी रेक्टिफिकेशन करेंगे, और कुछ और भी है तो हम जरूर जिम्मेदारी लेंगे उसकी, और जरूर हम उम्मीद करते हैं कि इस बार चुन के आने के बाद अगर कोई करेक्शन करना है, कोई चीज में अगर रवैया बदलना है, जरूर बदलेंगे। दिस साइड, राइट साइड। సార్ నమస్తే. नमस्ते। నేను నిరుపమ, సుమన్ టీవీ న్యూస్ सीईओनी. भाई मेरे अभी तक इतना विस्तार में बोला मैं यार, फिर बोलूं क्या? ठीक है, फिर बोलता। चलो चलो, कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ सब आपके लिए, बशीर भाई आपके लिए। चलो, तो पहली बात, वजीर हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस झूठ का दूसरा नाम है और अगर हम इस पार्टी को वोट देंगे तो हम तबाह हो जाएंगे। इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर उन्होंने हफ्ते को आदिलाबाद जिले के ओंटूर में मुनक्किदा भरोसा प्रजा आशीर्वाद सभा में हिस्सा लिया और खिताब किया। उन्होंने याद दिलाया कि अगर कांग्रेस ने इख्तियार में आने पर कबायली तांडों को ग्राम पंचायतों में तब्दील करने का वादा करके धोखा दिया तो केसीआर हुकूमत ने उन्हें पूरा किया। అద్భుతంగా ఇవాళ బీఆర్ఎస్ గాలి వీస్తా ఉంది. నేను నిన్న ఇబ్రాహీంపట్నం పోయినా, జోగిపేట పోయినా, ఉట్నూరు పోయినా, ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన, ఎక్కడ చూసినా మాకు మూడోసారి కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పి ఇవాళ ముక్త కంఠంతో ప్రజలు చెప్తా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ప్రజలకు ఒక క్లారిటీ ఉంది. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం ఎవరి చేతిలో ఉంటే మరి రాష్ట్రం బాగుపడుతుంది. కొంతమంది బూతు నాయకులు ఉన్నారు. బూతులు మాట్లాడతారు. బూతులు మాట్లాడే నాయకుల చేతుల్లో ఉంటే మంచిదా, లేదు ఈ రాష్ట్రానికి భవిష్యత్తును అందించే నాయకుల చేతుల్లో ఈ రాష్ట్రం ఉంటే మంచిదా? ఇవాళ ప్రజలు ఆలోచిస్తా ఉన్నారు. ఈ రాష్ట్రంలో నవంబర్ 30వ తేదీ జరిగే ఎన్నికల్లో ప్రజలు ఒక నిర్ణయం తీసుకోబోతా ఉన్నారు. ఈ రాష్ట్రానికి ఒక దృఢమైనటువంటి నాయకత్వం ఉండాలనా, ఒక బలహీనమైన నాయకత్వం ఉండాలనా అని ఇవాళ ప్రజలు ఆలోచిస్తా ఉన్నారు. మన తెలంగాణ వైపు ఎవరయ్యా మీ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థి అంటే మనమందరం అంటాం కేసీఆర్ అంటాం మనందరం కూడా. మరి కాంగ్రెస్ వాళ్ళను బీజేపీ వాళ్ళను అడుగు, మీ ముఖ్యమంత్రి ఎవరు అంటే చెప్తారా వాళ్ళు? పోటీ చేసినోడు ముఖ్యమంత్రి అంటాడు, పోటీ చేయనోడు నేనే ముఖ్యమంత్రి అంటాడు. 100 మంది ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థులు ఉన్నారు అక్కడ. అంటే వాళ్లకు పాలన తక్కువ, కుర్చీల కొట్లాట ఎక్కువ. మరి అటువంటి వాళ్ళ చేతుల్లో ఈ తెలంగాణ పడితే బాగుపడుతుందా? ఇవాళ 10 సంవత్సరాల్లో తెలంగాణలో కరువు లేదు, కర్ఫ్యూ లేదు. ఉన్నదా? 10 ఏళ్లలో కరువు లేదు, కర్ఫ్యూ లేదు. కేసీఆర్ వచ్చినప్పటి నుంచి బ్రహ్మాండంగా ఈ రాష్ట్రం అన్ని రంగాల్లో ముందుకు పోతా ఉంది. అది వ్యవసాయమైనా, వైద్య రంగమైనా, అది సాగునీరైనా, సాంకేతిక రంగమైనా ఈ దేశానికే దిక్సూచిగా కేసీఆర్ తెలంగాణను నిలిపిండు. ఇవాళ పంటలు, ఇవాళ ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఒకప్పుడు అడవుల జిల్లా, ఇవాళ అభివృద్ధి కిల్లాగా మారింది ఆదిలాబాద్ జిల్లా. 4 ప్రభుత్వ మెడికల్ भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर वजीर केटी रामाराव से कामारेड्डी रायतू जेएसी टीम ने मुलाकात की। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि मास्टर प्लान की तजवीज को फौरी तौर पर मंसूख कर दिया जाएगा। केटीआर ने याद दिलाया कि महकमे बल्दियात ने पहले ही कहा था कि किसानों की आरा पर गौर करने के बाद मास्टर प्लान को मंसूख किया जा रहा है। केटीआर ने पुराने मास्टर प्लान के मुताबिक आगे बढ़ने का हुक्म दिया जो इस वक्त नाफिजुल अमल है। केटीआर ने यकीन दिलाया है कि वो किसानों के साथ खड़े रहेंगे ताकि उन्हें किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचे। म्यूनिसिपल काउंसिल पहले ही मास्टर प्लान की मनसूखी के हवाले से करारदाद पास कर चुकी है। जेएसी रायतू
ने मास्टर प्लान को मनसूख करने पर केटीआर का शुक्रिया अदा किया। रहतू जेएसी के कायदीन ने कहा कि उन्हें वजीर केटीआर की यकीन दहानी पर पूरा भरोसा है। केटीआर ने कहा कि रहतू जेएसी की एहतजाजी सरगर्मियों के दौरान दर्ज किए गए मुकदमात को भी मुस्बित तौर पर देखा जाएगा और उन्हें दूर करने के इक़दाम किए जाएंगे। केटीआर ने मुकामी जिले के एसपी से तफसीलात हासिल की। केटीआर ने इस सिलसिले में रियासत के डीजीपी से भी बात की है। जिले मिर्चल मलकाजगिरी के नागारम में वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली पार्टी उम्मीदवार वजीर लेबर मल्ला रेड्डी के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मल्ला रेड्डी की सताइश करते हुए कहा कि मलकाजगिरी की अवाम को एक मुतहरिक लीडर हासिल हुआ है जो अवाम के दरमियान रहते हुए उनके मसाइल की एकसुई करते हैं। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वजीर आला केसीआर की मुतहरिक क़यादत और फिरासत को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वजीर आला की मौसर हुक्मरानी के नतीजे में तेलंगाना मुल्क भर में सरे फहरिस्त रियासत का दर्जा हासिल कर चुकी है। इस मौके पर अवाम की कसीर तादाद जलसे में मौजूद थी। इस मौके पर वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के साथ वजीर मल्ला रेड्डी टोपी पहने हुए नजर आए जो गंगा जमनी तहजीब का मुनफरिद नजारा पेश कर रही थी। आज बड़ी खुशी की बात है, इलेक्शन का माहौल है और मेरे मल्लाना भाई क्या बोले 11वीं का महीना है, 11वीं की 11 तारीख है, एक बहुत मुतबरिक दिन है और मेरे भाई मल्लाना जी साहब लाखों में नहीं करोड़ों में एक आदमी है जो सारे कौमों को एक साथ चाहते हैं, प्यार से देखते हैं, मोहब्बत से मिलते हैं, हर तरीके से उनका दुख दर्द दूर करने की कोशिश करते हैं। आज मैं तमाम मेरे भाइयों से कहना चाहता हूँ, हर 5 साल में एक बार इलेक्शन आता है, मगर लीडर अच्छा मिलना ये आपकी किस्मत की बात है। तो इसलिए मल्लाना हमारे किस तरह काम करते हैं, सीएम साहब को क्या मिनिस्ट्री दिए, लेबर मिनिस्ट्री दिए, इस वास्ते के दिल में गरीबों का दर्द है, प्यार मोहब्बत है, सबको अच्छा देखना चाहते हैं। उपल हल्के चिरलापल्ली डिवीजन के यूथ कांग्रेस अक़लियती कायदीन और खवातीन की बड़ी तादाद ने वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और मुकामी कॉरपोरेटर बोंतू श्री देवी यादव की क़यादत में बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर खवातीन बड़ी तादाद में शामिल हुई। इस मौके पर पार्टी में शामिल होने वालों का वालियाना इस्तकबाल किया गया। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने उन्हें गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में उनकी शमूलियत का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि वो इस पार्टी में शामिल हुए हैं जो केसीआर की हुकूमत के जरिए अक़लियतों की तरक्की को देखती हैं। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर ने खिताब करते हुए पार्टी में शामिल होने वाले अक़लियती कायदीन को मशवरा दिया कि उपल हल्के में कांग्रेस पार्टी खाली हो गई है और बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार को जीतना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि केसीआर की फलाही स्कीमात बीआरएस पार्टी को रियासत में तीसरी बार इख्तिदार में लाएगी। इस प्रोग्राम में कायदीन, कारकुनान और शायखीन ने शिरकत की। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि वजीर आला केसीआर ने मुल्क भर में अक़लियतों के लिए सबसे ज्यादा बजट फराहम किया है। साथ धोखा करते रहे, हमें धरती होने नहीं दिए। सीना सरना बताए, मेरी बेटी बता रही यहाँ रेजिडेंशियल स्कूल है आपके बाजू, बताइए 50 साल में कोई रेजिडेंशियल स्कूल खोले? हमें तालीम दिए। सीएम साहब ने तेलंगाना बनने के साथ 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले। आज 1,40,000 हमारे लड़के और लड़कियां तालीम कर रहे। बताइए पहले कभी हुआ क्या? बताइए, अगर हमें तालीम देते तो आज हम गरीब क्यों रहते थे? सीएम साहब इस मरतबा कई बच्चे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिए, कई बच्चे इंजीनियरिंग दाखिला लिए और हमारे कुछ बच्चे पायलट भी बन रहे हैं। उसकी फीस भी सीएम साहब की तरफ से भरी गई। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सारे हिंदुस्तान में 2 लीडर पैदा हुए हैं। 1869 में गांधी जी पैदा हुए थे, जिसे लोग आज तक याद करते हैं, सेकुलर महात्मा कहते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में बहुत बड़ा रोल अदा किया। वो हमारे बीच जिंदा रहते, आज हिंदुस्तान बदला हुआ रहता था, ऐसा हिंदुस्तान नहीं रहता था। उसके बाद 1954 में पैदा होने वाले हमारे महान और महात्मा लीडर केसीआर साहब है, जिन्होंने तेलंगाना
तेलंगाना हासिल होने के बाद तेलंगाना को तरक्की दिलाने वाले हिंदुस्तान में कोई लीडर है, हमें हमारा राज चाहिए। मैं हमारे बुजुर्गों से पूछता हूँ, आपके घर में आपका राज होना या बाजू वाले का राज होना? राज तो हमारा ही होना पड़ेगा ना। उसके लिए 1-2 दिन नहीं, 14 साल जद्दोजहद करे, आखिरकार तेलंगाना लेकर ही आए। आज तेलंगाना किस तरह बन चुका है? सारे इंडिया में डेवलप स्टेट है तो तेलंगाना स्टेट है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, हमारी बहनें हैं, हमारे भाई लोग हैं, जब मैं सीएम साहब के साथ दिल्ली में जहां पर भी जाता था, जो जो पार्टी के एमपीज पार्लियामेंट में रहते थे, उन पार्टी से सीएम साहब जाके मिलते थे, बोलते थे कि हमारा तेलंगाना का बिल आया तो आप मदद कीजिए। लोग कहते थे, राव साहब ये कहीं का तेलंगाना लेके क्या करते हैं? आपके पास 10 डिस्ट्रिक्ट है, 10 में 9 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड है, आपके पास फार्मर सुसाइड करते हैं, हिंदू मुसलमान का झगड़ा होते रहता है, आपके पास नेक्सलिज्म है, आपके पास करंट नहीं है, आपके पास पानी नहीं है, ये तेलंगाना लेकर क्या करेंगे? हमारे सीएम साहब एक ही बात करते थे, ये निजाम स्टेट है, ये पैसे वाली स्टेट है, इसको गरीब बना दिए आंध्रा वाले। एक बार मौका हम दीजिए, हम बता देंगे हमारी स्टेट का डेवलपमेंट। आज 9 साल हम 2 महीने हुकूमत किए, अभी 2-3 महीने बाकी, इलेक्शन 1 महीना, उसके बाद पहले हम 4.5 साल में इलेक्शन कर रहे थे, अब 5 साल में इलेक्शन कर रहे हैं। अभी तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नजर कमिश्नर पुलिस हैदराबाद संदीप शंडालिया ने अचानक डीसीपी साउथ वेस्ट जोन दफातर का दौरा करते हुए साउथ वेस्ट जोन के तमाम ऑफिसर्स के साथ मीटिंग मुनक्कद की। इस मौके पर उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी है कि वो राउडी शीटर्स पर कड़ी नजर रखें और अगर कोई राउडी शीटर्स आवाम को परेशान करेगा तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और अगर कोई भी राउडी शीटर से डर के शिकायत नहीं करता है तो पुलिस इस राउडी शीटर के खिलाफ सोमोटो केस दर्ज करेगी। ये साउथ वेस्ट के एरिया के बारे में हमारे को ज़्यादा नहीं मालूम है, तो आज ये एसीपी जब इंस्पेक्टर से जो मीटिंग की है वो एरिया के बारे में जानने के बारे में और उनका कॉन्फिडेंस देखने के लिए कि वो इलेक्शन को अच्छी तरह करवा पाएंगे कि नहीं। तो ऑल ऑफ देम आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड आई एम हैप्पी कि अच्छी तरीके से इलेक्शन चलेगा। एंड जो भी राउडी एलिमेंट है, अभी बार बार फ़ोन आ रहा है कि ये किया उसने ये किया, तो हमारे को इन्फॉर्मेशन आ रहा है, तो अगर कोई भी केस रजिस्टर नहीं हुआ तो वट एवर इन्फॉर्मेशन आई है, अगर वो आदमी डर रहा है कि मैं केस नहीं दूंगा या चलो पीछे हट जाता है, तो हम आपसे क्या कर दिया कि थोड़े दिन तक वो SHO नहीं तो वो SI सेक्टर SI नहीं तो वो ACP नहीं तो मैं खुद कंप्लेंट सोमोटो केस रजिस्टर करेंगे। हल्का असेंबली विकाराबाद बीआरएस इंचार्ज व रुकने पार्लियामान चेवल्ला डॉक्टर जी रंजीत रेड्डी विकाराबाद जिले में बीआरएस पार्टी के सदर व रुकने असेंबली डॉक्टर M आनंद की क़यादत में बी अंजया और उनके 300 हामियों ने बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर बंटवारा मंडल BSP सदर सैयद बाबा, BSP हल्के सेक्रेटरी गौस, रियासती जनरल सेक्रेटरी नरसम ने अपने हामियों के साथ बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। ఎవరైతే అర్హులో ప్రతి సంక్షేమ పథకం ప్రతి ఒక్కరికి అందుతాయి. ఇంత ధీమాగా ఇంత గట్టిగా చెప్తున్నామంటే ఇవాళ ఎలక్షన్లు ఇవాళ వస్తాయి పోతాయి, రేపు పొద్దున మళ్ళీ మేము వస్తాం కదా. వచ్చినప్పుడు మీరు అడిగారా, మేము చెప్పామా, మేము చెప్పకుండా తప్పించుకొని తిరుగుతామా? అర్థం చేసుకోండి, పిల్లలు మీరు చెప్పండి. ఎక్కడికి వెళ్ళి తెస్తారు ప్రభుత్వం అయినా, ప్రభుత్వం కూడా సంపద సృష్టించాలి. ఒకటి చేసుకుంటూ పోదాం, ఇక్కడ దానికి వచ్చినాం, బాగుపడ్డాం, ముందు కూడా ఇంకా ముందుకు పోదాం అని చెప్పి పిల్లలు మీరు చెప్పండి అమ్మా. మీ చేతిలో పెట్టుకోండి దేశాన్ని.
సుత్తయ్య పంజన్న అంజన వెన్నంటే ఉందాం, మనం ఆనందంతో తిరుగుదాం. ఇట్లాంటి మాట్లాడితే ఏమైతుంటే అది సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. సో అంజన మరోసారి స్వాగతిస్తూ కలిసి పనిచేద్దాం. అంజన అందరం రామక్క పాట వింటున్నారు కదా, రోజు ఎక్కడ చూసినా అదే పాటనా. కదం తొక్కుదాం, ఆనంద్కి వెన్నంటుందాం, మంచి మెజార్టీతో గెలిపిద్దాం. అయినే రాబోయే 5 సంవత్సరాలు కష్టపడి మన కోసం పనిచేయాలి. అప్పుడు నిజంగా ఆనంద్ డెఫినెట్ గా మన కోసం పనిచేస్తారు. మనం ఈ 5 వారాలు 25-30 రోజులు కష్టపడి అందరం కలిసి పనిచేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆయనకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. అబ్బా నా కోసం ఇంతమంది పనిచేసి. हल्का असेंबली हुस्नाबाद में रियासती परसर इख्तिदार सियासी जमात भारत राष्ट्र समिति की जानिब से आने वाले असेंबली इंतखाबात के जिम्मन में तशहीरी मुहिम जोरों पर पूरी शिद्दत के साथ जारी है। मौजूदा रुकन असेंबली पार्टी उम्मीदवार वी सतीश कुमार गुज़िश्ता हफ्ते भर से हल्के में शामिल 7 मंडलों के तमाम मवाजियात का तूफानी दौरा करते हुए मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। वी सतीश कुमार ने अपनी हजारों हामियों के हमरा हुस्नाबाद मंडल के मुख्तलिफ मवाजियात गांधीनगर, मालापल्ली, पोटलापल्ली, पुंदेला में घर घर दौरा करते हुए मुकामी राय दहिंदों से मुलाकात की और 30 नवंबर को होने वाली राय दही में अपनी इम्तियाजी निशान कार को वोट देकर भारी अक्सरियत से मुंतखब करने की अपील की है। इस मौके पर उन्होंने इंतखाबी खिताबात से अवाम को गुज़िश्ता 9 सालों से हल्के में किए हुए तरक्याती कामों को पेश नजर रखते हुए मजीद तरक्याती कामों को जारी रखने के लिए तीसरी मरतबा भी भारी अक्सरियत से मुंतखब करने की अपील की। इस मौके पर राजा रेड्डी, नायब सदर, साबिक रियासती वजीर पेद्दी रेड्डी, मोहम्मद अयूब और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। తెలంగాణ రాష్ట్రం మనం సాధించుకున్నాం కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రం లోపల మన అభివృద్ధి లోపల చేసుకున్నాం కాబట్టి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం లోపల తప్పకుండా అభివృద్ధిలో కూడా ముందుకు సాగుతామని చెప్పి కూడా మీ అందరికీ తెలియజేస్తున్నాను। మరి ఈ రోజు మళ్ళీ ఒకసారి 2023 నవంబర్ 30వ తారీఖు జరగబోయే ఎన్నికల ప్రచారం భాగంగా సార్వత్రిక ఎన్నికలు వచ్చినాయి కాబట్టి మళ్ళీ మీ ముందుకి మీ యొక్క ఆశీర్వాదం కోసం వచ్చినా అని చెప్పి మరొకసారి మీకు తెలియజేసుకుంటూ మరి రేపు మళ్ళీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారిని 3వసారి ముఖ్యమంత్రి చేసుకున్న తర్వాత ఇవన్నీ కూడా మనకు మేనిఫెస్టో ప్రకారంగా అన్ని ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాను। దీనికన్నా ముందు నాకు కొన్ని విషయాలు చెప్పడం జరిగింది। గౌరవ సర్పంచ్ గారు మల్లయ్య గారు, అదేవిధంగా గౌరవ మార్కెట్ కమిటీ డైరెక్టర్ గారు శ్రీకాంత్ గారు, ఉప సర్పంచ్ గారు వెన్న వెంకటరాజు గారు, అదేవిధంగా మాజీ సర్పంచ్ శ్రీ బత్తిని కనకయ్య గారికి, మాజీ సర్పంచ్ గీకూరు శ్రీకాంత్ గారికి, అదేవిధంగా గ్రామ BRS की प्रजा आशीर्वाद सभा निर्मल जिले खानापुर के उटनूर टाउन सेंटर में मुनक्कद हुई। इस मीटिंग में वुज़रा हरीश राव और इंदिरा करण रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए दोनों कायदीन ने उम्मीदवार जॉनसन को एक मौका फराहम करने की अपील की। जॉनसन नायक जीत जाते हैं तो हल्के खानापुर तरक्की में सबसे आगे होगा। हल्के खानापुर साबिका हुकूमतों के दौर में तरक्की में पसमानदा था। BRS हुकूमत के दौरान आदिवासी कबायली देहात को कई तरक्याती और फलाही स्कीमें मिल रही हैं। గతంలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేల లాగా ఎక్కడనో ఈ చిల్లర కొట్టుడు ఉన్నది, లంచాలు తీసుకున్నాడు ఉన్నది, అందుబాటులో ఉండి పనిచేస్తాడు। గతంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏం కావాలన్నా పైసలు కావాలి, ఏం కావాలన్నా నాకేమిస్తామని వాళ్ళు మోపైంది। కానీ ముఖ్య జాన్సన్ తన జేబులో నుంచే ₹1 మీకు ఖర్చు పెట్టాడు తప్ప ₹1 తీసుకోడు। నిజాయితీ పరుడు, విద్యావంతుడు, బాగా చదువుకున్నవాడు కనుక మీకు సేవ చేయాలనేటువంటి ఒక మంచి పట్టుదలతో ఇలా మీ ముందుకు వచ్చినాడు। యువకుడు, ఒక అవకాశం ఇవ్వండి। ఇలాంటి వాళ్ళు ఇలా మన ఖానాపూర్కు అవసరం ఉంది। ఖానాపూర్కు ఒక విద్యావంతుడు, ఒక యువకుడు, ఒక ఉత్సాహవంతుడు ఎమ్మెల్యే అయితే ఖానాపూర్ దిశ మారుతుందని చెప్పి కూడా నేను మనవి చేస్తాను। ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాలి, మన కేటీఆర్ కు క్లాస్మేట్ దోస్త్। ఇప్పుడు ఆ బాల్కా సుమన్ ఉన్నాడు, మా కుటుంబ సభ్యుడు। బాల్కా సుమన్ ఎమ్మెల్యే అయితే చెన్నూరు దిశ మారిపోయిందా లేదా? అక్కడ అంటే మాకు సుమన్ ఏంటంటే ఇంట్లో మనిషి లెక్క, ఒక తమ్ముడు లెక్క ఉంటాడు। అట్లనే జాన్సన్ బుక్యా కూడా మాకు తమ్ముడు లాంటోడు, మా కుటుంబ సభ్యుడు, కేటీఆర్ కు మంచి దోస్తు। రేపు ఖానాపూర్ కు నిధుల వరద పరిగెత్తుకొని వస్తుంది, ఖానాపూర్ అభివృద్ధిలో ముందుకు పోతుంది। ఇంకా ఎమ్మెల్యే కాదే లేదు,
మొన్న నా దగ్గరికి ఎలక్షన్ కోడ్ రాకముందు వచ్చిండు, పోటీ చేస్తా అనే ఆలోచనలో ఉన్నప్పుడు వచ్చిండు. వచ్చి అన్నా మా ఊట్నూరులో 100 పడకల దవాఖాన కావాలి, మా గిరిజనులకు ఇబ్బంది అవుతుంది, మాకు కష్టమైతుందని నా దగ్గరికి వచ్చిండు. నువ్వు ఇచ్చేదాకా పోనని నా ఇంట్లో కూర్చున్నాడు. అరే నేను ఇష్టపోరా బిడ్డ అంటే నువ్వు ఇచ్చినాకనే పోతా అంటాడు. నా దగ్గర కూర్చోబెట్టి 24 గంటల్లో ఊట్నూరుకు 100 పడకల ఆసుపత్రి శాంక్షన్ చేసి పంపినాం. అంటే మా చెయ్యి బట్టి పని చేయించగలిగిన సత్తా ఉన్నది. మా ఇంట్లో ఒక కుటుంబ సభ్యుడు లాంటి కనుక ఇంకా బాగా ఖానాపూర్ కు సేవ చేయగలుగుతాడు, మంచి నిధులు తేగలుగుతాడు. మా ఎంపీ मस्जिद चमन अफजलगंज ने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान से मुलाकात के बाद नई मस्जिद कमेटी की तश्कील का ऐलान किया और नई कमेटी की निगरानी में 11वीं शरीफ का जश्न मनाया गया। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक माह रबीउल आखिर में 11 रोज 11वीं शरीफ मनाई जाती है। 11वीं का अजीमुशान जश्न मस्जिद चमन में सैकड़ों मुसल्लियों की मौजूदगी में मुनक़द किया गया और इस मौके पर नई कमेटी के अहदेदारों बशमूल यूनुस अहमद, रईस अहमद, आरिफ, मेराज अहमद और एम ए मजीद की गुलपोशी और उन्हें मुबारकबाद दी गई। सबसे पहले हमारी मस्जिद कमेटी की तरफ से आज 11वीं का इंतजाम किया गया था। सारे बाजार के लोग, ट्रेवल्स मार्केट, नेशनल टेम्पो स्टैंड, फ्रूट वाले, फ्रूट मर्चेंट्स और सारे बाजार के लोग अच्छे से अच्छा ताउन दिए, हमारे साथ दिए। बेहतरीन से बेहतरीन 11वीं शरीफ का इंतजाम हुआ। नमाज इशा के बाद मनखबत का प्रोग्राम था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से महफिल चली। तमाम लोग जो हाजिर हुए आज, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो हमारे महफिल में आज आके बैठे और यहाँ पर हमारे साथ जो दिए। सब बाजार का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारा जो बाजार हमारे साथ दिया, आज हमारी जो प्रोग्राम भी जो सक्सेस करा, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो हम आज मसीउल्लाह साहब के पास गए थे, उनको शुक्रिया अदा करें सारे बाजार के लोग, उनके पास जाके जो हमारी नई कमेटी तश्कील करे, उनका सीओ साहब का दोनों का शुक्रगुजार करके आए हम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम मसीह साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार है और सीओ साहब का जो हमको एक नई अच्छी कमेटी जो सही वेरीफाई करके हमारे को जो बाजार में बीआरएस दौरे हुकूमत में अक़लियतों की तरक्की के पेश नजर आने वाले इंतखाबात में बीआरएस को कामयाब करते हुए केसीआर के हाथ मजबूत करें ताकि अक़लियतों की मजीद तरक्की के राह हमवार किए जा सकें। इन ख्यालात का इजहार रुकन असेंबली एम कृष्णा राव ने बोयनपल्ली डिवीजन हल्का असेंबली कुकटपल्ली में अहलियती तबके के इजलास से खिताब करते हुए किया। कॉरपोरेटर नरसिम्हा यादव और अक़लियती इंचार्ज गौस उद्दीन के अलावा डिवीजन सदर MD इरफान, मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद सलीम और अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। కోర్టు గెలిపేనికి రెడీ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఏ పని లేకుండా చేయడం జరిగింది. ఇంకేమైనా చిన్న చిన్న పనులు ఉంటే డబుల్ బెడ్రూమ్స్ కానీ ఇంకేమైనా చిన్న చిన్న ఉంటే కూడా అవి కూడా ఇప్పేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే వచ్చే ప్రభుత్వం మనదే. రేపు మొన్న ముఖ్యమంత్రి గారు కేటీఆర్ గారు కూడా మా ఎమ్మెల్యే గారు అడగడం జరిగింది. 1,00,000 బెడ్రూమ్లు గేటరాబాద్ కట్టినట్టయితే గేటరాబాద్ ఉన్న పేద ప్రజలందరూ కూడా వాళ్ళ బాధ తీరుతుందని చెప్పడం జరిగింది. దానికి కేటీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రితో టైం తీసుకుని కూడా మన ముఖ్యమంత్రి కూడా మీటింగ్లో చెప్పడం జరిగింది. తప్పకుండా పేద ప్రజలకు ఏవైతే కావాలో అవన్నీ కూడా వీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున అన్నీ కూడా అయితే అని చెప్పి ప్రజలు నమ్మి మా ఎమ్మడి ఉండి ఓట్లేసి గెలిపిస్తామని చెప్తారు. పార్టీ జరుగుతుంది రీజన్లో మంచి స్పందన ఉన్నది. ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ పార్టీ తప్ప ఇంకోరు అంతా కూడా అన్ని పార్టీలలో బయటకించి వేరే వేరే పార్టీల కింద వచ్చిన వాళ్ళని దిగమతి చేసుకొని వాని ఇల్లు తెలియదు, వాని ఊరు తెలియదు, ఎడికించి వచ్చినో తెలియదు. ప్రజలకు ఇంతవరకు గుర్తు లేని మొక్కలను తీసుకొచ్చి, ఎందుకంటే ఇక్కడ గెలవమన్న ఒక భయంతో ఎవరు తీసుకొచ్చి పెట్టడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మళ్ళా మూడోసారి మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అవుతారు, మా ఎమ్మెల్యే గారు మళ్ళా
तेलंगाना कांग्रेस अखिलती चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि मेरा इस्तीफा पार्टी उमूर के इंचार्ज खरगे को भेज दिया है। उन्होंने सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि उन्होंने 34 साल पार्टी के लिए सख्त मेहनत की है। कांग्रेस पार्टी आरएसएस के हाथ में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में टिकटों की अलॉटमेंट का मामला जल्द ही हाईकमान को मालूम होगा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पार्टी टिकट दिया गया उनमें से 20% कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं थे। कांग्रेस पार्टी पर टिकट बेचने का इल्जाम है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी का कोई धरना या झंडा नहीं उठाया उन्हें टिकट मिल गया है। आरएसएस और एबीवीपी से कांग्रेस में शामिल होने वालों पर उन्हें गुस्सा था कि वो कांग्रेस को तबाह कर रहे हैं। तेलंगाना बीजेपी को उस वक्त शदीद झटका लगा जब निर्मल जिले बीजेपी सदर डॉक्टर बी रामा देवी ने अपने हामियों और कारकुनान के हमरा इस्तीफा दे दिया और बंडी संजय पर इल्जाम आयद किया कि उन्होंने प्रजा संग्राम यात्रा के दौरान मेरे साथ नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए मेरी तौहीन की थी। बीजेपी पार्टी खवातीन के हुकूक की बात करती है, लेकिन बीजेपी पार्टी में खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ मिलना नामुमकिन है। बीजेपी के आला कायदीन दूसरी सियासी जमातों से आने वाले दौलतमंद लीडरों से रकम बटोरते हुए पार्टी का टिकट फरोख्त करने में मसरूफ हैं। कुंटी रामा देवी ने अपने मकान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करते हुए अपने हामियों और कारकुनों के हमरा अपना इस्तीफा देने के दौरान कहा कि वो बीजेपी पार्टी में नाइंसाफी से दिल बर्दाश्ता होकर इस्तीफा देने का ऐलान करते हुए जिलाई सदर रामा देवी ज़ारो ख़तार रो पड़ी। बीजेपी पार्टी में मेरी मुआशी कमजोरी की वजह बताते हुए टिकट नहीं दिया गया, जबकि मैं साबिका में बीजेपी उम्मीदवारों के तौर पर मुकाबला करते हुए दूसरा मुकाम हासिल किया था और जमानत भी बरकरार रखी थी। मुझे गम टिकट का ना मिलने का नहीं है, बल्कि बीजेपी उम्मीदवार रामराव पटेल ने मुझे बदनाम करने की साजिश करते हुए कहा कि मैंने अपने टिकट के बदले करोड़ों रुपयों की रकम ली है। अगर इस बात को रामराव पटेल साबित करना चाहते हो तो अपने अफराद खानदान के हमरा बासरा सरस्वती मंदिर में कसम खाने को तैयार रहे, वरना मैं तैयार रहूंगी। इसी दौरान मुकामी रुकन असेंबली वो बीआरएस पार्टी उम्मीदवार हल्के मधोल जी विठल रेड्डी और एमएलसी मुत्तहदा आदिलाबाद पूर्णम सतीश वो इंचार्ज हल्के असेंबली मधोल ने डॉक्टर रमा देवी के मकान पहुंचते हुए उनसे मुलाकात की और उनसे इजहार यगानगत करते हुए कहा कि वो नाउम्मीद ना हो। बीआरएस हुकूमत खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखते हुए उन्हें आला ओहदे से नवाजेगी। बारहज़ार रमा देवी को शॉलपोशी करते हुए बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने का दावतनामा दिया गया, जिस पर डॉक्टर रमा देवी ने फौरी रजामंदी का इजहार करते हुए कहा कि वो बहुत जल्द हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर केसीआर से मुलाकात करते हुए अपने हामियों और कारकुनान के हमरा बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगी। అందరికీ తెలిసిన విషయమే అయితే మొన్న ముదోల్ టికెట్ నాకు ప్రకటించినప్పుడు నాకు ఇవ్వకుండా నాకన్నా తక్కువ ఓట్లు వచ్చి మూడో స్థానంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి ఇవాళ టికెట్ ఇవ్వడం జరిగింది. నేను బండి సంజయ్ గారు పాదయాత్ర చేసేటప్పుడు అతన్ని ఈ పార్టీలోకి తీసుకొస్తున్నామని చెప్తే నేను వెళ్ళి అడగడం కూడా జరిగింది. కనీసం నేను ఒక జిల్లా అధ్యక్షురాలను నాకు తెలియకుండా మీరు ఎలా తీసుకొస్తారు? ఒకవేళ తీసుకొచ్చినట్లయితే కనీసం నాకైనా చెప్పాలి కదా. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమీకరణాలను బట్టి చూస్తే త్రిముఖ పోటీ ఉన్నప్పుడే ఇక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ గెలుస్తుంది. కాబట్టి మీరు ఎట్లయితే మంచిర్యాలలో ఒక క్యాండిడేట్ను తీసుకురావాలంటే అక్కడ వద్దని చెప్తే మీరు ఎట్లయితే ఆపేశారో అదేవిధంగా అక్కడ ఒక న్యాయం వద్దు, ఇక్కడ ఒక న్యాయం వద్దు, ఇక్కడ కూడా ఆయనను తీసుకొస్తే మన పార్టీకి నష్టం జరుగుతుందని చెప్పినప్పటికి కూడా పార్టీని నడపడం జరిగింది. ఎందుకంటే నేను ఒక్కదాన్నే ఓడిపోలేదు. పాయల్ శంకర్ కూడా 2 సార్లు ఓడిపోయినాక మూడోసారి మరి ఆయనకి ఎందుకు టికెట్ ఇచ్చారు? ఆచార్ గారు 5 సార్లు ఓడిపోయినప్పుడు 6ఓసారి ఇప్పుడు టికెట్ ఇచ్చారు. అక్కడ వాళ్ళు మగవాళ్ళని, ఇక్కడ నేను ఒక మహిళనేనా? మీరు మహిళా రిజర్వేషన్ పెట్టారు. మరి 7 పార్లమెంట్లో ఉన్న 7 స్థానాలలో కనీసం ఒక మహిళకు కూడా టికెట్ ఇయ్యరా? ఒక ఎంపీ ఎలక్షన్ల కోసం మేము కష్టపడి తిరిగితే కనీసం ఎంపీ గారన్నా కనీసం ఒక్కసారి వచ్చి మాతో మాట్లాడరా? పోనీ మీరు టికెట్ ఇచ్చారు, టికెట్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఒక్కలైనా వచ్చి మమ్మల్ని పలకరించారా? బండి సంజయ్ గారు కానివ్వండి, అదేవిధంగా మన కిషన్ రెడ్డి గారు కానివ్వండి, బన్సాల్ గారు కానివ్వండి, ప్రకాష్ జవదేకర్ గారు కానివ్వండి, ఎవరైనా కూడా ఒక 2వ స్థానంలో 2 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఓడిపోయిన ఒక వ్యక్తితోని మీరు టికెట్ ఇవ్వకుండా కనీసం పలకరియరా?
మరి నా భవిష్యత్ ఏంది ఇన్ని రోజులు చేసినందుకు? కనీసం అమ్మ నీకు అన్యాయం జరిగింది, మేము పార్టీ పరంగా ఏమన్నా చేస్తావు, ఏడుస్తున్నానంట. మీరే చెప్పండి, నేను ఏ డబ్బుకు ఆశపడి ఏడుస్తున్నాను? तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।